डॉक्टर साहब, पानी पिटाई की जानिब से आर्मी चीफ को खत लिखा गया है। बैरिस्टर गौहर साहब और फैसल चौधरी साहब की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। देखिए, अभी जो आने वाले दिन है ना, चंद रोज़, उसमें जाहिर है कि ये तो टोटल इरेलीवेंट बातें हैं ना, जिसमें हम उलझे हुए हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो ये सवालात भी खड़े होंगे कि ये 2-4 सालों में, 5 सालों में जो भी हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ है, ये अफरा तफरी और उसके नतीजे में जो करप्शन और लूट मार और ये सारे मामला और पॉलिटिकल टर्मोइल उसके नतीजे में, और मैंने आपसे कहा ना कि उसके नतीजे में यानी पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद मुल्कों में से जिनको शायद अंदाज़ा ही नहीं कि दुनिया की मीशत का क्या हाल है। बिल्कुल एक आइसोलेशन में अरबों रुपए के इश्तिहार, मतलब है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है कि भाई जहाँ 10 रुपये खर्च करने 1000 रुपये खर्च कर दो, 1000 नहीं 5000 कर दो, मतलब वो और इस ख्याल से लोगों का यहाँ पे जो हमारा एलीट, जिसको एलीट कैप्चर कहते हैं या जो भी कहें उसको, उनका ख्याल है कि शायद ये इस पूरी सूरत हाल में या आइसोलेशन में किसी जजीरे में बैठे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं एक अरसे से ही बात कह रहा हूँ कि खित्ते और दुनिया के हालात जो हैं, पाकिस्तान में आइंदा क्या होना है वो फैसला करेंगे। अब ये यहाँ पे ये बातें करते रहें, ये जो भी अदालतों में हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, ख़ुद ब खुद ऐसे इवेंट्स होंगे कि उसमें ख़ुद रियासत खुद ब खुद एक डायरेक्शन लेके इसमें निकले। सिक्योरिटी का जो हुआ है परसों, जो वाक़यात पेश आए हैं, शहादतें हुई हैं उसमें, और मैं ये बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक माशी दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाया जाएगा, और इसी से फिर आपकी खारजा पॉलिसी मुतासर होती है और इसी से आपकी जो है वो सोशल अनरेस्ट फैलता है। ये बाकी फ़रोई मामलात हैं सारे, उस जज में उधर एक जज उधर चला गया, उधर चले, ये वो इशूज़ हैं जो सोशल अनरेस्ट को और बढ़ा रहे हैं और किसी रुख के ऊपर हम लोग चले गए हैं उन हालात में जब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। और हमें पहले से यकीनन इस बात का अंदाज़ा तो था, सबको, ऐसा नहीं कि अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये होता है ना कि बस वो बाज़ दफ़ा अब देखते हैं क्या होता है। मैं अब इसमें मज़ीद कोई बात ऐड ऑन करने को तैयार नहीं हूँ, ना वक्त है इतना, जो हालात हैं पूरी दुनिया के जो तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं। देखें, शुरू करते हैं बेशुमार वाक़यात पूरी दुनिया में, बेशुमार, जहाँ जाएँ आप, आपको एक हॉटस्पॉट में एक मास खुला हुआ है, पाकिस्तान में खुला हुआ है। ये सोशल अनरेस्ट, दहशतगर्दी, ये आपकी जो मईशत के मामलात हैं, अब यहाँ पे लगे हुए हैं। IMF आएगा, ये फोगा फ्लाओ, भाई मुल्कों के हालात देखें। IMF को एड उनकी अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उन्होंने US एड बंद कर दी है अपनी। US एड यानी जो US एड है वो जो है वो उसके बारे में जो इलॉन मस्क हैं, उनका एक ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि ये जो है ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्रिमिनल के नाम से उन्होंने वो ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये 7th अगर हम दिखाएं तो उसमें एक बंदे ने कहा था कि आई हैव डन 50 आवर्स ऑफ प्राइवेट लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स टू माई एक्स ट्राइबल US एड एंड सीनियर रोल इन इंटर्नशिप क्रिएटिंग पॉलिटिकल। अच्छा, उसके ऊपर इलॉन ने लिखा है US एड इज़ अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और इशू ये है सारा कि वो US एड तो उन्होंने कर दी बंद, पहले तो 90 दिन के लिए था ना, अब वो मुकम्मल बंद हो गई। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले, और दूसरा जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो ये 50 बिलियन की US एड थी, ये कैनेडी के दौर में आई। उससे पहले तो ये मार्शल प्लान और मुख्तलिफ तरीक़ों से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मुख्तलिफ तंजीमों के वाले से पैसा देता था, लेकिन US एड जो है, जिसका 50 बिलियन तकरीबन इसका बजट साल का था, तो ये एक तरह से इमदाद भी थी, और ये सबसे बड़ा, आप समझ लें कि अमेरिका का वो था जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट इमेज या डिप्लोमेसी, या जी हमने एड बढ़ा दी है। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले इनसे पूछा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स, WHO तो उसको तो पहले हम बता चुके हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि WHO से तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, लेकिन एक उसमें और बात बड़ी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं वो जो है, जैसे ये यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ज़ेलेंस्की पे बात की है ना कि हमने 200 बिलियन दिए हैं, तो ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि 200 बिलियन नहीं दिया आपने, कह रहे हैं हमने 200 बिलियन आपके पास गए हैं और आपने हिसाब किताब देना है 200 बिलियन का। 200 बिलियन, अब वो ज़ेलेंस्की उधर से क्लैरिफाई करते फिर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पता नहीं 77 बिलियन मिले हैं या कितने मिले हैं, वो कह रहे हैं नहीं 200 बिलियन गए हैं अमेरिका की तरफ से। तो बहरहाल वो अभी यहाँ पे पिछले कई सालों की, यानी 2014 से, और ये जो विक्टोरिया न्यूलैंड और ये जो सारा दौर था, और उससे पहले शायद ये चले जाएं उसकी जो अकाउंटेबिलिटी के लिए सारा। लेकिन जो उसमें इलॉन ने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा
इकदाम उठाया गया है वहाँ पे, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट तक एक्सेस होगी इलॉन मस्क की और उनकी टीम की। अच्छा, ये जो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट तक एक्सेस होने का मतलब ये है कि तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं, यानी वहाँ तक जो है इलॉन की एक्सेस हो गई। और इलॉन की वो 6 ट्रिलियन डॉलर्स का जो पूरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वहाँ तक एक्सेस होने का मतलब ये है कि अब जितनी पेमेंट्स, जितने पैसे अंदर बाहर दाएं बाएं जिसको देने हैं, जो भी करना है, जैसे वो सारा इलॉन मस्क और डेटा वहाँ पे जो मौजूद है उसको भी वो चेक करेंगे, कर रहे हैं। और ये सारा काम जो है ये इलॉन मस्क की टीम ने, जो DOGE है, उन्होंने ये संभाल लिया है। और इलॉन के दोस्त हैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ सिलिकॉन वैली की मुख्तलिफ कंपनीज से, तो वो पुराना उनका जो आप समझें कि ये हैं टॉम केरोज, ये क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप के CEO हैं। तो ये जो हैं ये सारा वो जो पिछले पैसे वहाँ से गए और जिस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हुए, कोई थिंक टैंक्स को गए, कोई जो है वो WHO को गए, कोई जनाब। अच्छा, मैंने इनसे ये पूछा, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि ये क्या इसमें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स भी आती हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आती हैं इसमें। हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, तो असल में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप तो कैनेडी के तौर में बना है ना। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स बन गई थी उससे पहले, यानी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है तो 45-46 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप शुरू हो गई थी। तो वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स को भी वो कह रहे हैं कि हमने ये भी ऑडिट कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स किस किस को गई हैं, कैसे गई हैं। हो सकता है मतलब यहाँ तक जा रहे हैं कि उन मुल्कों से पैसे लेंगे जिनको दी गई हैं, किस बेस पे दी गई हैं, क्या कैसे हुआ है, क्या मतलब वो अजीब एक। तो मैंने कहा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स तो आपकी बड़ा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स रहे हैं और स्कॉलरशिप उन्होंने कहा नहीं, इसमें भी बड़ी जो है बड़े घपले हुए हैं और ये कैसे किए, क्या इसका सिस्टम था। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो उसके पीछे वो जा रहे हैं। अच्छा, उसमें अब ये हुआ है कि ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से उनके बहुत आप समझेंगे सीनियर तरीन के जो एम्प्लॉइज़ थे वो रिज़ाइन कर गए। वहाँ पे 2 लोग एंटर हुए, वहाँ पे कोई बदमज़गी भी हुई ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर। USAID अलग है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग है। तो USAID के तो कोई 10,000 लोग हैं, 10,000 में से अक्सरियत उनकी अमेरिका से बाहर काम कर रही है, तो वो सारे जो हैं वो अपनी जगह पे उनको तकरीबन फायर कर दिया गया। इन्होंने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया ना USAID को। और इससे पहले तो 90 दिन का पॉज था, और याद है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को हमने दिखाया भी था कि 90 डेज़ का पॉज है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो अब इसका USAID में बहुत से मामलात हैं। USAID में वैक्सीनेशन से लेके और WHO को पहले बंद कर दिए, USAID को भी बंद करने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी बंद करने जा रहे हैं और काफ़ी कुछ। अच्छा, उसमें जो अब इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टैरिफ्स उन्होंने आज से लगाने का ऐलान कर दिया और लगा दिए। कोई 25% टैरिफ उन्होंने मेक्सिको और कनाडा। अच्छा, मेक्सिको और कनाडा पे जो है ना, दोनों पड़ोसी। अच्छा, कनाडा जो है, कनाडा का तो अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, अभी प्रोग्राम ये लाइव जा रहा है, तो उससे थोड़ी देर पहले उनकी जस्टिन ट्रूडो से बात हुई है। अब बात होने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई अलामिया तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक्स पे एक मैसेज डाल दिया है। एक्स पे जो मैसेज डाला है तो उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि जी उनकी कोई अच्छी बात नहीं हुई जस्टिन ट्रूडो से। उन्होंने कहा है कि कनाडा डजंट इवन अलाउ US बैंक्स टू ओपन, ठीक है, और डू बिजनेस देयर। व्हाट्स दैट ऑल अबाउट, मैनी सच थिंग्स। लेकिन ये कि ड्रग वॉर भी है, 100,000 पीपल अमेरिका में डेथ हो गई है उनकी। अच्छा, ये पॉइजनिंग हो रही है बॉर्डर से। जस्ट स्पोक टू जस्टिन ट्रूडो, विल बी स्पीकिंग टू हिम अगेन एट 3। एक दफ़ा बात होगी, दोबारा बात करनी है। यानी आज के ही दिन में प्रेसिडेंट ट्रम्प और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की 2 दफ़ा बात होगी। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि और मेक्सिको की लीडरशिप से अभी बात हो जाएगी। उनकी जो खातून प्रेसिडेंट हैं उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। जो शेम्बॉम है, क्लॉदिया शेम्बॉम, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनका भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया और वही कह रही हैं कि हम इसका जवाब देंगे, जवाबी टैरिफ करेंगे। कनाडा जो है ना, कनाडा की सिचुएशन एक बड़ी डिफरेंट है मेक्सिको से। पहली बात तो ये कि कनाडा और अमेरिका की तारीख जहन में
जब भी यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ना, तो तारीख़ के बग़ैर वो जहन में कभी भी नहीं आएगा कि ये इनकी हिस्ट्री क्या है कनाडा की। कनाडा जो है वो, कनाडा और अमेरिका की सरहद जो है, दुनिया में कोई भी दो पड़ोसी, सबसे बड़ी सरहद इन दो पड़ोसियों की है, कनाडा और अमेरिका की। ये सबसे बड़ी सरहद है पूरी दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कनाडा जो है वो नेटो का मेंबर है, दूसरी बात। तीसरी बात, कनाडा जो है वो, उसकी और अमेरिका की पहले जंगें हो चुकी हैं, प्रॉपर जंगें हुई हैं। ये जो है ये लॉयलिस्ट थे, ये कनाडा में लॉयलिस्ट थे जो कि बरतानिया के साथ मुखलिस थे, और ये वो थे जो कि जिनके फ्लैग में भी, आप फ्लैग भी उस देखें ना उनका, तो उसमें भी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल जैसे यूनियन जैक है। तो ये जो है ये अमेरिका के साथ थे, सॉरी ये बरतानिया के साथ थे, और इनकी लड़ाई जो अमेरिकन जो सिविल वॉर है उसमें हो रही थी, इनकी लड़ाई, ये 13 रियासतें जो पोटोमैक रिवर के उस तरफ, तो ये वो थे जो इस तरफ लड़ रहे थे अमेरिकन के साथ, बाकियों के साथ। और उसके बाद ये हुआ कि 1812 में तो इनकी, अच्छा ये ऊपर जाके सेटल हो गए, वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहलाने लगा। जो 1812 की जंग है ना, ये तो बाद में हुई। ये जो हम दिखा रहे हैं ना, इसको इससे पहले एक अगर हम देखें ना, ये थर्ड अगर हम दिखाएं, तो ये इस तरह से था कि अमेरिकन कॉलोनीज ऊपर जो है ना, यानी नॉर्थ में जो है वो आप समझ लें कि वहाँ पर ज़्यादातर ये था कि जब शिकस्त हो गई, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद शिकस्त हुई, तो जो लॉयलिस्ट थे वो जाके ऊपर सेटल हो गए, और ऊपर जाके वो बरतानिया की कॉलोनी रहा। वहाँ की जो हुक्मरानी थी, अभी भी मैंने उस दिन भी बताया था कि गवर्नर जनरल वहाँ की खातून है, तो ये पूरा इलाका जो है ये बरतानिया के पास रहा। उसके बाद ये बरतानिया से फिर 1812 में इनकी लड़ाई हुई, इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और इनकी लड़ाई हुई। फिर अच्छा, ये बरतानिया और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, क्योंकि कनाडा उस वक्त बरतानिया के अंडर है, तो वो ब्रिटिश जो है ना वो कॉलोनी है। तो आप समझ लें कि बरतानिया और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, लेकिन वो कनाडा जो है वो उसमें दाखिल नहीं होने दिया, उन्होंने अमेरिकन को पीछे कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर पीस एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, और 1982 में कनाडा आज़ाद हुआ है मुकम्मल तौर पे। अभी ये हम देखें ना, तो क्वीन के दौर में, ये उस ज़माने के जो अगर हम दिखा सकें, डिक्लेरेशन इनकी अभी वैसे तो 1912-13 में हो गया था, 1931 में सॉरी, लेकिन ये कि जो मुकम्मल आज़ादी हुई है ना, इनको मिली है, वो उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स हम दिखा चुके हैं, पहले भी ये बात उस दिन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है ये अभी इनको आज़ादी मिली है, और ये पीस, ट्रीटी ऑफ पीस, ये पहले हो गया था साइन 1931 में काफ़ी हद तक, लेकिन ये कि फिर उसके बाद 1982 में कंप्लीट जो है वो कनाडा आज़ाद हुआ। अब इशू ये सारा कि ये हिस्ट्री को ध्यान में रखें। अब हिस्ट्री ये है कि अमेरिका जो था वो अमेरिका और कनाडा जो था वो बरतानिया की कॉलोनी रहा, और अभी भी जो गवर्नर जनरल है वो खातून है वहाँ पे। ये बात मैंने उस दिन की थी जिस दिन मैं बता रहा था कि हाई कमिश्नर जहाँ पे होते हैं तो वो हमेशा आप समझ लें कि ये एक ज़माने में ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं मुल्क। अच्छा, अब इसमें जो है ये इशू ये है कि कनाडा में इन्होंने ये बात की है, तो कनाडा नेटो का मेंबर है, लेकिन कनाडा बहुत सी जगहों में अमेरिका के साथ भी है, बहुत सी जगहों पे अमेरिका के साथ नहीं गया। यानी जब यूनाइटेड नेशंस की जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने इजाज़त दी तो कनाडा की ट्रूप्स इन्वॉल्व हुई, वरना 2 जंगें ऐसी थीं जहाँ पे कनाडा की ट्रूप्स नहीं गईं। 2 बड़ी जंगें अमेरिका ने लड़ी, एक वियतनाम में जो है वो कनाडा नहीं गया, और ये बात आप ध्यान में रखें कि वियतनाम की जंग में कोलंबिया गया था। कोलंबिया वाहिद मुल्क था जो मैंने बात की कि जो जहाँ पर आज मार्को रूबियो पहुँचे हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट से। कनाडा जो है वो वियतनाम में भी नहीं गया, और कनाडा इराक में भी नहीं आया। लेकिन अफगानिस्तान का चूंकि वो नेटो का आर्टिकल 5 रिवोक हुआ था तारीख में एक ही दफ़ा, तो इसलिए वो अफगानिस्तान में आया था 9/11 के बाद, लेकिन वो इराक में नहीं गए कैनेडियंस। अब कनाडा जो है वहाँ पर एक तासुर ये बन रहा है कि भाई ये वहाँ तो एक तो नेशनलिज्म जाग गया दोबारा, और पूरी कौम इकट्ठी हो गई है जस्टिन ट्रूडो के पीछे। अच्छा, यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन है वो तैयारी पकड़ रही है कि हमने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है।
यूरोपीय यूनियन तैयारी पकड़ रही है। और जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अच्छा एक आइडिया फ्लोट किया है, और वो आइडिया जो है वो ये फ्लोट किया है इकोनॉमिस्ट ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब उनको जाहिर है कि पुरानी उन्होंने निकाला है खोद खाद के, और वो 17 वो कहते हैं वाई कनाडा शुड जॉइन द EU। कनाडा को EU में क्यों नहीं आ जाना चाहिए? यूरोप नीड्स स्पेस, यूरोप को चाहिए जगह और रिसोर्सेज जो कनाडा के पास बहुत हैं। कनाडा को चाहिए लोग जो हमारे पास बहुत हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, तो उनको यूरोप को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और कनाडा को तो ये क्यों ना अदला बदला करके और डील करके यूरोप। अच्छा, इनका जो यूरोपीय यूनियन का ट्रीटी मैंने उसको देखा, उसमें से तलाश करके, तो उसमें जो इनका है ना 49th, उसमें ये लिखा नहीं हुआ कि आपको उस पड़ोस में ही होना चाहिए। मोरक्को को इन्होंने नहीं आने दिया यूरोपीय यूनियन में, टर्की का मसला अटका हुआ है, बाकी लेकिन वो उसमें शर्त नहीं है। मतलब वो तो टर्की को अलाउ नहीं किया, उसकी तो बेशुमार वजूहत हैं, तो मुस्लिम कंट्री होना और बहुत सारी वजूहत हैं, ये मोरक्को की वजूहत भी आप कह सकते हैं। लेकिन कनाडा के लिए ये बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा है, दोनों तरफ कंपेन भी हो रही है। कनाडा में भी कंपेनिंग शुरू हो गई है और यूरोप में भी शुरू हो गई कि कनाडा को EU में क्यों नहीं ले आते।